पुस्तक कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, लेखक सूर्या सिन्हा। कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स पुस्तक एक ऐसी अनमोल पुस्तक है जो हमारे व्यक्तित्व को निखार कर हमारे जीवन को एक नई राह दिखाएगी। आप भी अपने मित्रों, शुभचिंतकों, रिश्तेदारों को इस अनमोल पुस्तक कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स को उपहार स्वरूप भेंट करें। अगर आप कोई अच्छा व शुभ काम करने जा रहे हैं तो उसे सकारात्मक सोच के साथ ही करें। यह ना विचारें कि कार्य का परिणाम अच्छा होगा या बुरा। अगर आप ऐसा विचारेंगे तो आप में कई नकारात्मक विचार व निराशाएं उत्पन्न हो सकती है, जिस कारण कार्य के प्रति आपका जोश और उत्साह अवश्य कम हो जाएगा। पुस्तक को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, मानव प्रशिक्षक होने के नाते अक्सर लोग मेरे संपर्क में आते हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर के नामचीन लोग होते हैं। इनमें आईएएस और आईपीएस अफसर तो होते ही हैं। इनके अलावा नामी कंपनियों के प्रबंधक व अफसर आदि भी मेरे संपर्क में आते हैं। लगभग 1 वर्ष पूर्व जब कानपुर के एक संस्थान में बिजनेस डेवलपमेंट नामक कार्यक्रम में गया तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उस संस्थान में प्रत्येक व्यक्ति मेहनती और अच्छे स्वभाव वाला है, फिर भी उस संस्थान का बिजनेस उतनी तरक्की नहीं कर पा रहा है। जब मैंने बारीकी से ध्यान दिया तो एक बात स्पष्ट रूप से सामने उभर कर आई कि उस संस्थान के सेल्स डिपार्टमेंट में जो एग्जीक्यूटिव थे वे संस्थान के प्रति भले ही समर्पित थे, लेकिन अपनी तरफ से पूरी तरह लापरवाह थे। उनमें आकर्षण नाम मात्र को भी नहीं था। वे जब मार्केटिंग करने निकलते तो साधारण से रंग बिरंगे पैंट शर्ट या कुर्ता पजामा और पैरों में सस्ती सी चप्पल पहने होते। हाथ में ब्रीफकेस की जगह रैक्सीन का बैग होता। सजना संवरना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। इसके अलावा भी उनमें अनेक भीतरी दोष थे। दूसरी ओर उस संस्थान के प्रतिस्पर्धी संस्थान का प्रत्येक सेल्स एग्जीक्यूटिव न केवल स्मार्ट था, बल्कि बातचीत करने व दूसरों को समझाने और प्रभावित करने में माहिर था। यह बात मैंने उस संस्थान के प्रबंधक को बताई। उन्होंने मुझसे विनम्र अनुरोध किया कि मैं उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को ऐसी ट्रेनिंग दूं जिससे उनका व्यक्तित्व निखरे, यानी दूसरे शब्दों में वे अपना पुराना चोला उतारकर नया चोला धारण कर सके। मैंने उनका अनुरोध स्वीकार किया और लगभग 2 महीने तक उन्हें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी। यह ट्रेनिंग रंग लाई। ट्रेनिंग के बाद जब एग्जीक्यूटिव मार्केट में गए तो संस्थान के प्रबंधक यह देखकर हैरान रह गए कि इस बार उनके वही एग्जीक्यूटिव पहले से दुगुना ऑर्डर लेकर आए हैं। इस प्रकार उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि व्यक्ति की सफलता में उनके व्यक्तित्व का विशेष योगदान होता है। उस संस्थान की तरक्की देखकर दूसरे संस्थान ने भी मुझसे संपर्क किया। किसी ने अपने एग्जीक्यूटिव के व्यक्तित्व निखार का जिम्मा मुझे सौंपा तो किसी ने अपने अधिकारियों को बिजनेस के गुण सिखाने का अनुरोध किया। मैंने इन चुनौतियों को स्वीकार किया और आज भी मैं इसे पूरी गंभीरता से निभा रहा हूँ। इस बीच मेरे एक आईएएस मित्र ने मुझे सलाह दी कि मैं कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर एक पुस्तक लिखूं ताकि अधिक से अधिक लोग स्वयं में परिवर्तन करके उसका लाभ उठा सके। उनकी सलाह पर मैं मनन कर रहा था, तभी डायमंड बुक्स प्रकाशन के मालिक श्री नरेंद्र कुमार वर्मा ने उनके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर एक पुस्तक लिखने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव ही इस पुस्तक लेखन का आधार बना। इस पुस्तक में मैंने व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व, भीतरी गुणों, विचारों, भावनाओं और बातचीत आदि के दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव का बारीकी से खुलासा किया है। यह मेरे जीवन के अनुभव का अनूठा संग्रह है, लिहाजा मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक आपको अवश्य ही पसंद आएगी। मेरा एक सपना है कि इस पुस्तक को पढ़ने वाला हर पाठक अपने जीवन में सफल हो, सफलता की ऊंचाइयों को छुए, दुनिया में भारत के युवाओं का परचम लहराए। अपने इसी प्रयास में मैं पूरे समर्पण के साथ लगा हुआ हूँ व हमेशा लगा रहूँगा। पुस्तक पढ़े तो जल्दबाजी ना करें, साथ समझते भी चले। शुद्धि पाठकों,
सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि आपने अपने व्यक्तित्व को निखारने और जीवन में कुछ कर दिखाने का मन बनाया है, इसलिए आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक को पढ़ने और साथ ही पढ़े हुए को समझने का एक बहुत ज़रूरी नियम है। इस नियम का आपको निस्संदेह पूरी ईमानदारी के साथ पालन करना होगा। अगर आपने इस नियम का पूरी ईमानदारी के साथ पालन कर लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत कम दिनों में ही ऐसा महसूस करेंगे कि आपके व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा होता जा रहा है और इस आकर्षण के प्रभाव से लोग आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। अब आपके मन में बार बार यह प्रश्न उभर रहा होगा कि पुस्तक पढ़ने के लिए आखिर वह कौन सा नियम है और कैसा नियम है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। यह नियम बड़ा आसान है। आपको मात्र इतना भर करना है कि आप किसी एक अध्याय को पूरी तरह पढ़ लेने के बाद अगले अध्याय को तब तक हरगिज न पढ़ें जब तक कि आप पढ़े हुए अध्याय को तथा उसके प्रत्येक बिंदु को अच्छी तरह से समझ कर मन में न बैठा लें। अगर आपने एक अध्याय पढ़ लिया और अध्याय का विषय आप समझ नहीं पाए तो उसी अध्याय को दोबारा मन को एकाग्र कर गहराई से पढ़ें। ऐसा आप एक बार, दो बार, तीन बार या फिर जब तक अध्याय का विषय पूरी तरह आप समझ न पाए तब तक करते रहें। अगर आपने एक अध्याय के प्रत्येक बिंदु को अच्छी तरह से एक बार पढ़कर छोड़ दिया और अगला अध्याय पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो आपका ऐसा अध्ययन व्यर्थ है। इस तरह आपका और मेरा दोनों का ही समय और उद्देश्य बेकार हो जाएगा। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि आप किसी अध्याय को पढ़ते समय किसी खास बिंदु पर रुक जाते हैं और वह बिंदु काफ़ी प्रयास के बाद भी आपके मानस पटल पर अंकित नहीं हो पाता है या दिमाग में बैठ नहीं पाता। तो समझिए इसका महज एक ही खास कारण है कि आपने उस बिंदु से पहले जो कुछ पढ़ा उसे आप ठीक ढंग से समझ नहीं पाए हैं। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप पहले के पढ़े हुए अध्याय को दोबारा पढ़ना शुरू कर दें। इस बात को न भूलें कि किसी भी शिक्षाप्रद पुस्तक को अपने व्यवहार, जीवन शैली, आचरण, विचार में सांचे की तरह ढालने के लिए उसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। उससे भी अधिक आवश्यकता होती है उसे आत्मसात करने की। दोस्तों, इस पुस्तक को पढ़ते समय आपको भी ऐसा ही अवश्य करना है। शुभकामनाओं के साथ, सूर्या सिन्हा। विषय सूची। व्यक्तित्व के आयाम। व्यक्तित्व कैसे कैसे। सकारात्मक दृष्टिकोण। स्वप्रबंधन। स्वयं की पहचान करें। अपनी कार्यक्षमता का विकास करें। मानसिक प्रशिक्षण। समय प्रबंधन करें। कार्य विभाजन और निरीक्षण करना सीखें। अपने लिए समय निकालें। आत्मनिरीक्षण करना सीखें। लक्ष्य निर्धारित करें। बातचीत करना सीखें। बातचीत की कला। आत्मविश्वास और आत्महीनता। स्मरण शक्ति बढ़ाएं। सफल वक्ता बने। अपने दिमाग को खुराक दें। व्यक्तित्व विकास और मेडिटेशन। कुछ महत्वपूर्ण विषय। आपका व्यवहार और व्यक्तित्व। भद्रता। हंसमुख और मिलनसार बने। सुमधुर वक्ता बने। आपका स्वभाव शांत होना चाहिए। आपको संवेदनशील होना चाहिए। परोपकार की भावना और आपकी छवि। मौलिकता को महत्व दें। हर काम सलीक से करें। क्या आप में सुनने का गुण है। ईमानदार और सत्यता। चरित्र का मोती। व्यक्तित्व निखार व बाहरी सौंदर्य। सारांश। जन प्रतिक्रियाएं। व्यक्तित्व। दोस्तों, व्यक्तित्व निखार की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि व्यक्तित्व आखिर चीज़ क्या है। व्यक्तित्व किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति बाह्य सौंदर्य के साथ साथ भीतरी सौंदर्य एवं गुणों का भी समावेश होता है। व्यक्तित्व को गहराई से तथा भलीभांति समझने के लिए इसे इस प्रकार समझें। व्यक्तित्व इक्वल टू बाह्य व्यक्तित्व प्लस आंतरिक व्यक्तित्व। ठीक इसी प्रकार आकर्षक व्यक्तित्व इक्वल टू व्यक्ति का बाह्य सौंदर्य प्लस व्यक्ति के भीतरी गुणों का सौंदर्य। व्यक्ति के बाह्य सौंदर्य में आता है उसका शारीरिक गठन व खूबसूरती, व्यक्तित्व के नैन नक्श, उसके उठने बैठने का ढंग, व्यक्ति का पहनावा आदि। कहने का मतलब
वो सभी बातें जिनसे व्यक्ति की बाहरी सुंदरता दिखती हो। व्यक्ति के भीतरी गुणों के सौंदर्य से हमारा तात्पर्य है व्यक्ति के भीतरी वो गुण जिनकी वजह से असल आकर्षण निखर कर सामने आता है। उसका यही गुण आदमी के व्यक्तित्व में चार चांद लगाता है। व्यक्ति अपने भीतरी गुणों के कारण ही सफलता की बुलंदियों को छूता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की सफलता में अगर व्यक्ति का बाह्य सौंदर्य 100% भूमिका निभाता है तो व्यक्ति के भीतरी गुणों का सौंदर्य 90% भूमिका निभाता है। व्यक्ति के भीतरी गुणों में व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का देखने, सोचने व समझने का नज़रिया और काम करने का ढंग आदि आते हैं। जब बाह्य सौंदर्य व व्यक्ति के भीतरी गुणों के सभी तत्वों का सही समावेश व्यक्ति में होता है तब हम कहते हैं अमुक आदमी विकसित और प्रभावशाली व्यक्तित्व से भरपूर है। इनमें से यदि एक भी तत्व कम है यानी बाहरी तौर पर आप बहुत सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, उठने बैठने का सलीका भी आप में है और आप बातें भी अच्छी करते हैं, लेकिन यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप में अच्छे गुण नहीं है, आपका नज़रिया नकारात्मक है, आपके विचार ओछे हैं, आपका स्वभाव ठीक नहीं है या आपने बुरी आदतें पाली हुई हैं तो आपका बाहरी सौंदर्य कोई मायने नहीं रखता, सब कुछ अर्थहीन हो जाएगा। आपके बाहरी व्यक्तित्व से सामने वाला तभी तक प्रभावित रहेगा जब तक आपका भीतरी व्यक्तित्व उसके सामने नहीं आता। जैसे ही उसे आपके घटिया व्यवहार, अवगुणों, नकारात्मक नज़रिए, बुरे विचारों, चिड़चिड़े स्वभाव और गंदी आदतों का पता चलता है, वैसे ही आपका प्रभाव उस पर से छूमंतर हो जाता है। आपकी इस प्रभाव को टूटने में एक क्षण भी लग सकता है, एक दिन भी लग सकता है और एक महीना भी लग सकता है। कहने को इसे हम व्यक्तित्व का क्षणिक प्रभाव भी कह सकते हैं। यदि आपके पास सुंदर शरीर नहीं है, वस्त्र भी अधिक मूल्यवान नहीं है, तो हो सकता है कि पहली बार में सामने वाला आपसे प्रभावित ना हो, लेकिन जैसे जैसे उसके सामने आपकी भीतरी सौंदर्य उजागर होता है, वैसे वैसे उसके दिल पर आपकी छाप बैठने लगती है। इस बात को दूसरे शब्दों में यूँ भी कह सकते हैं कि सामने वाले को आपकी मीठी संयमित बोलचाल, अच्छे व्यवहार, सद्गुणों, सकारात्मक नज़रिए, विकसित विचारों, सुंदर स्वभाव और अच्छी आदतों का पता जैसे जैसे चलता जाता है, वैसे वैसे उस पर आपके व्यक्तित्व का सम्मोहन भी बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन पर हमारे बाहरी सौंदर्य का 10% और भीतरी सौंदर्य का 90% प्रभाव पड़ता है। जब सभी तत्वों का उचित अनुपात में समन्वय होता है तब बनता है एक प्रभावशाली और विकसित व्यक्तित्व। इस संदर्भ में मैं विश्व प्रसिद्ध विचारक सुकरात का उदाहरण देना चाहूँगा। सुकरात देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे। बाहरी सौंदर्य के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था, यानी क्रूप चेहरा, बड़े बड़े कान, लंबी नाक, लेकिन भीतरी सौंदर्य में वे 100% खरे थे और उनके उस भीतरी सौंदर्य ने ही उन्हें महानता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसी प्रकार महात्मा गांधी थे। हालांकि वह कुरूप तो नहीं थे, लेकिन सादगी पसंद अवश्य थे। उनके पास आकर्षक शरीर नहीं था, लेकिन भीतरी सौंदर्य इतना जबरदस्त था कि एक धोती और लाठी के बल पर ही वह पूजनीय हो गए। अंग्रेजों को उनके भीतरी सौंदर्य के सामने आखिर झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े और देश आज़ाद हो गया। तो दोस्तों, बाहरी सौंदर्य हो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि उसमें कोई कमी जैसी भी है तो आपका भीतरी सौंदर्य कम से कम इस हद तक होना चाहिए कि वह बाहरी कमी को ढक ले। देखने वाले को केवल उसकी खूबियाँ दिखाई दे, खामियाँ नहीं। किसी रूप में यदि कोई कमी या खामी दिखाई भी दे तो वह उसे देखना ही न चाहे, अनदेखा कर दे। व्यक्तित्व के आयाम। वर्तमान समाज में पर्सनैलिटी शब्द बहुत ही प्रचलित हो चुका है। यह आज के युवा वर्ग का न सिर्फ प्रिय शब्द बन चुका है, बल्कि प्रत्येक युवक के लिए अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना अनिवार्य भी हो गया है। यही कारण है कि प्रत्येक युवक चाहता है कि उसकी पर्सनैलिटी न केवल
अच्छी व आकर्षक बने बल्कि दिखे भी। वैसे भी अच्छे व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का होना आज की युवा पीढ़ी की न सिर्फ ज़रूरत है बल्कि उसके लिए अति आवश्यक भी है। पर्सनैलिटी शब्द का अर्थ ज़्यादातर लोग व्यक्तित्व के बाहरी रूप को ही समझते हैं, यानी व्यक्ति की वेशभूषा, शारीरिक गठन व बाहरी सौंदर्य आदि। शायद यही कारण है कि आजकल हर गली मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर और जिम खुल रहे हैं। यहाँ पर न केवल युवा बल्कि अधेड़ उम्र के लोग भी जाकर अपने बाहरी सौंदर्य को निखारना चाहते हैं और इसके लिए वे न जाने कितना पैसा भी खर्च कर रहे हैं। फल फूल रही इस प्रवृत्ति पर यदि हम गौर करें तो पाएंगे कि व्यक्तित्व का यह बाहरी रूप उसके व्यक्तित्व का अंश मात्र ही है। आप अपना संपूर्ण व्यक्तित्व तभी निखार पाने में सक्षम होते हैं जब आप अपने सभी आंतरिक गुण, क्षमता और बाहरी पक्षों को स्वच्छ करते रहें। इससे न सिर्फ आपके व्यक्तित्व में निखार आता है बल्कि आप अपने सभी पक्षों का संतुलित विकास करने में भी सक्षम हो जाते हैं। यदि हम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व की बात करें तो पाएंगे कि हमारा व्यक्तित्व मुख्यतः 6 बिंदुओं पर आधारित है। किसी भी एक बिंदु की अनुपस्थिति या कमी से हमारा जीवन चक्र ठीक तरह से चल नहीं सकता। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम अपने व्यक्तित्व से जुड़े सभी आधार बिंदुओं को संतुलित रखें, जिससे हमारा जीवन चक्र संतुलित व सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे। व्यक्तित्व के यह 6 आधार बिंदु इस प्रकार है: शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक। आइए अब इन आधार बिंदुओं पर जरा विस्तार से चर्चा कर लें। शारीरिक आपके व्यक्तित्व की एक इकाई मात्र है, न कि संपूर्ण व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मुख्यतः 6 आयामों से मिलकर बना है और उन सब का समानुपात संतुलन ही मायने रखता है। इसके विपरीत आज के ज़्यादातर युवकों को अगर हम देखें तो पाएंगे कि उनका मुख्य ध्यान शारीरिक गठन व बाहरी दिखावे पर ही अधिक केंद्रित हो रहता है। इसमें दो राय नहीं कि पहली नज़र में हमारा बाहरी रूप ही आकर्षण का केंद्र बनता है। इसलिए शारीरिक विकास के लिए लोग खेलकूद, व्यायाम, योगासन और एरोबिक्स आदि को अपनाते हैं और अपने शारीरिक पक्ष को खूबसूरत रूप देने की कोशिश करते हैं। युवकों की यह सोच अपनी जगह सही है, परंतु पूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए अन्य 5 पक्षों बौद्धिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक व आध्यात्मिक पर भी ध्यान देना अनिवार्य है। कीमती वस्त्र, चमचमाते जूते और मजबूत शरीर ही व्यक्तित्व नहीं होता। हाँ, इससे पहली नज़र में व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित अवश्य हो सकता है, किंतु जब उसके सामने आपका बौद्धिक स्तर उजागर होता है, जब वह आपकी मानसिकता से रूबरू होता है, जब वह देखता या महसूस करता है कि आप कितने भावात्मक हैं, समाज के प्रति आप कितने जवाबदेह हैं या आपके विचार कैसे हैं, आप कितने आध्यात्मिक हैं, तभी वह आपके बारे में कोई ठोस राय बनाता है। अतः जहाँ तक संभव हो आप अपनी बाहरी सुंदरता के साथ साथ भीतरी सुंदरता पर भी पर्याप्त ध्यान दें। भीतर की सुंदरता अध्यात्म से जुड़ा विषय है। व्यक्ति आत्मचिंतन करे, साथ ही मानसिक एकाग्रता कायम रखे। मन 2 बातों से उसके वैचारिक व बौद्धिक पक्ष प्रबल होते हैं, जो उसके व्यवहारिक जीवन को प्रभावित करते हैं। भीतर की सुंदरता के प्रभाव से ही एक विशेष आभा मंडल भी बनता है, जो उसकी बाहरी सुंदरता को निखारता है और साथ ही साथ उसके स्वरूप में 4 चांद भी लगाता है। बौद्धिक, आज हमारे समाज व देश की शिक्षा पद्धति बच्चों व युवाओं के बौद्धिक विकास के लिए पूरी तरह से लगी हुई है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति बौद्धिक विकास के अनेक विषयों से छात्रों को परिचित कराती है। उदाहरण के लिए गणित, विज्ञान, भूगोलशास्त्र, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर आदि ऐसे विषय छात्रों की समझने की शक्ति, तार्किक शक्ति व चिंतन शक्ति को तो अवश्य विकसित करते हैं, परंतु इनसे छात्रों की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास नहीं हो पाता। कारण हमारी शिक्षा पद्धति व्यक्तित्व से जुड़े आधार बिंदुओं शारीरिक, मानसिक, भावात्मक व सामाजिक और आध्यात्मिक पर ध्यान देती ही नहीं और न उसके विकास के लिए ही कोई प्रयत्न करती है।
यह ठीक है कि बौद्धिक रूप से आपको मजबूत होना चाहिए। इसी से आप दुनिया के विषय में जानते हैं, इसी से आपकी तार्किक शक्ति बढ़ती है, इसी से आप तर्क वितर्क करके अच्छे बुरे के विषय में निर्णय कर पाते हैं। भाषा या भाषाओं का ज्ञान, बोलचाल की तहजीब, शिष्टाचार, समाचार का ढांचा, अपने परिवार व समाज के संस्कार, अपने और दूसरों देशों की संस्कृति आदि का ज्ञान हमें शिक्षा से ही मिलता है। शिक्षा हमारे व्यक्तित्व की एक दूसरी इकाई है। आप सुंदर हैं, स्वस्थ हैं और साथ ही शिक्षित भी हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया है। बस अपने प्रयास से आपको इसे निरंतर आगे बढ़ाते जाना है। यूँ तो शारीरिक और बौद्धिक विकास बचपन से ही आरंभ हो जाता है, लेकिन कुछ लोग बौद्धिक विकास को अधिक महत्व नहीं देते। वे समझते हैं कि ऊंच नीच की चंद बातें जान लेना ही काफ़ी है। आज से 30-40 वर्ष पहले हमारे देश में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं था। अधिकांश लोगों को शिक्षा का महत्व तक मालूम नहीं था, लेकिन अब लोग शिक्षा के महत्व को समझ चुके हैं। आज लोग समझते हैं कि एक अच्छे जीवन स्तर के लिए व्यक्तित्व विकास और शिक्षा का क्या महत्व है। इस संदर्भ में शुद्धि पाठकों के लिए मेरी राय है कि वे पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें। अपनी दैनिक चर्चा में से थोड़ा समय निकालकर ऐसे पुस्तकालय में अवश्य जाएं, जहां पठन सामग्री पर्याप्त मात्रा में निःशुल्क उपलब्ध होती है। वहां जाकर रुचि अनुसार पत्र पत्रिकाओं व पुस्तकों का अध्ययन करें। इस संदर्भ में कहानियाँ भी आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। कहानियाँ भी बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। समाचार देखना सुनना भी बौद्धिक विकास का अच्छा और प्रभावी साधन है। आपको चाहिए कि बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए सदा नए नए विषय की जानकारी ले और सीखने की प्रक्रिया को कभी बाधित न होने दे। सीख या ज्ञान का भंडार विशाल है। ज्ञान की गहराइयों में जाएं। जितनी गहराइयों में जाएंगे आपका ज्ञान भंडार उतना ही उन्नत होगा। जितने अधिक विषय की आपको जानकारी होगी उतना ही आपका बौद्धिक विकास होगा और यही आपके व्यक्तित्व विकास में सहायक होगा। मानसिक पक्ष से तात्पर्य यह है कि आप में मानसिक संतुलन, एकाग्रता, धैर्य एवं मनोबल कितना है। आज के ज़्यादातर युवा व्यक्तित्व के इस पक्ष से अनजान है। यह हमारे जीवन का एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमारी खुशियाँ व सुख समृद्धि आधारित है। अफसोस की बात यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली इस कमी को अभी तक पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाई है। मैंने देखा है कि बहुत अधिक पढ़े लिखे कुछ लोग भी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। शिक्षित लोगों में भी व्यग्रता, अधीरता, असंयमितता और उद्दंडता देखने को मिल जाती है। शिक्षा विषय अलग है और मानसिक परिपक्वता विषय अलग है। इन दोनों के संतुलित होने पर ही व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। हमारा मानसिक विकास ध्यान साधना द्वारा स्वाध्याय व अपने मन को काबू में लाने से होता है। दुनिया में घटने वाली घटनाओं को देखकर हम सबक लेते हैं कि किस स्थिति में हमें मस्तिष्क को संतुलित रखना है, कब और किस कार्य को पूर्ण करने के लिए एकाग्रता से कार्य करना होगा, या कहाँ धैर्य की आवश्यकता है, कहाँ मनोबल को ऊंचा रखना है, कहाँ बोलना है या कहाँ खामोश रहना है। यह सब मानसिक एकाग्रता से नियंत्रित होता है। मनुष्य यह सब स्व अनुभवों से भी सीखता है। हालांकि यह सब वह शिक्षा के माध्यम से पढ़ता अवश्य है, लेकिन ग्रहण करता है स्व अनुभव से ही। यहाँ मैं यह अवश्य बताना चाहूँगा कि मानसिक विकास के लिए ध्यान साधना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जैसे आप ध्यान साधना में दक्ष होते जाते हैं, वैसे वैसे आपके मानसिक संतुलन, एकाग्रता, धैर्य शक्ति व मनोबल का भी विकास हो जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि एक विशेष बल अर्थात आत्मबल आप में आ जाता है। जिस व्यक्ति में आत्मबल होता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में विफलता का कभी मुंह नहीं देखता। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य यह है कि आप अपने सभी नकारात्मक भावों का पूर्णतः त्याग करें, जिससे आप में सकारात्मक भावों का विकास हो सके। अगर हम नकारात्मक भावों की बात करें तो
हमारे नकारात्मक भाव है ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, लालच, शक, डर और वासना आदि इत्यादि से ही प्रेम, करुणा, विनम्रता, सरलता, संयम, विश्वास, निर्भयता और पवित्रता जैसे सकारात्मक भावों का विकास होता है। देखा जाए तो भावात्मक पक्ष हमारे व्यक्तित्व का सबसे अहम बिंदु है, पर अफसोस की बात यह है कि आज का समाज सबसे ज़्यादा भावात्मक पक्ष से ही वंचित या अनजान है। एक दिन मेरे एक सेमिनार में एक विवाहित पुरुष ने अपनी भावात्मक समस्या व्यक्त की कि उसका उसकी पत्नी से छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता है। उसे बहुत ही छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी आ जाता है। क्रोधावस्था में वह दूसरों को बहुत कुछ भला बुरा कह देता है। बाद में जब उसका क्रोध शांत होता है तो उसे अपने ही किए पर बहुत पछतावा होता है। कई बार हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। इस हालत में अब उसे क्या करना चाहिए? जैसा कि हम सभी क्रोध के दुष्परिणामों से परिचित हैं, लिहाजा हमें प्रेम, व्यवहार, विश्वास, विनम्रता, सरलता और पवित्रता जैसे सकारात्मक भावों का मूल्यांकन करना चाहिए। सकारात्मक भाव हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने में और हमें सुख शांति की अनुभूति कराने में सहायक होते हैं। सकारात्मक भावों के अभाव में चाहे कोई व्यक्ति कितने ही ऊंचे से ऊंचे पद पर क्यों न पहुंच गया हो, उसको चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी सफलता क्यों न मिल गई हो, उसकी सारी सुविधाएं एवं समृद्धि उसको सुख शांति नहीं दे सकती। इसलिए आपका भला इसी में है कि आप अपने भावात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करें और इसका विकास करें। भावनाओं का संबंध सदा मन से होता है। कुछ लोगों का मस्तिष्क मन के अनुसार चलता है और कुछ लोगों का मन भावना के अनुसार चलता है। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, लालच, शक, संदेह, निराशा और वासना आदि अवगुण मन में ही उत्पन्न होते हैं। जिनका मस्तिष्क मन के हिसाब से कार्य करता है, उनमें ये अवगुण या दोष गहराई तक जड़ें जमा लेते हैं। जिनका मन उनके काबू में है, जिनका मन मस्तिष्क के नियंत्रण में है, वे इन अवगुणों से बचे रहते हैं और उनके मन में अच्छे भाव विकसित होते रहते हैं। यही अच्छे भाव व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही अच्छे भाव व्यक्ति को प्रभावी बनाकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व की एक अमिट छाप छोड़ते हैं। अतः मन जनित रोगों अथवा विकारों से आपको मुक्त रहना चाहिए। सामाजिक दुनिया में ऐसा कोई भी जीवन या जीव नहीं है जो सामाजिक न हो। विकास की प्रक्रिया में समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम इंसान ही समाज में नहीं रहते। दुनिया भर के जीव जंतु, कीट पतंगे, पशु पक्षी, जलचर आदि सभी का अपना अपना समाज है, क्योंकि समाज ही विकास की सीढ़ी है। समाज एक पहचान देता है, सुरक्षा देता है, आपकी उन्नति में सहायता देता है। यदि आप में सामाजिकता नहीं है तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं कहे जा सकते। पूर्ण रूप से सामाजिक व्यक्ति ही विकास की डगर पर आगे बढ़ सकता है, चाहे वह शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या आर्थिक विकास हो। दूसरों के हित की बातें सोचना, उनके सुख दुख की अनुभूति करना, परस्पर सहयोग करके स्वयं भी विकसित होना और दूसरों को भी विकसित होने में सहयोग करना, यही सामाजिकता है। समाज सबको जोड़कर रखता है, अतः आपका सामाजिक पक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव है। आप अपने परिवार व समाज में तालमेल व सामंजस्य स्थापित करें। समाज के विभिन्न परिवेशों व लोगों से मधुर वार्तालाप कर मित्रता व भाईचारा स्थापित करें। समय आने पर अपने समाज व समाज के लोगों का नेतृत्व भी करें। सामाजिक पक्ष का विकास हमारे देश, परिवार व समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में आपका घर परिवार नरक बन सकता है और यहाँ हम सहजता से कह सकते हैं कि हमारा समाज बीमार है। इसलिए मैं यहाँ यह अवश्य कहना चाहूँगा कि व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक बिंदु का विकास होना भी जरूरी है। याद रखें, व्यक्ति से समाज है तो व्यक्ति भी समाज से ही है। यदि आप समाज को नकारेंगे तो समाज भी आपको नकार देगा। यदि आप समाज से बहिष्कृत होते हैं तो इससे समाज को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जरूर अलग थलग हो जाएंगे। आप जैसे समाज के पास बहुत से लोग हैं। यदि
आप समाज से अलग थलग हो जाते हैं तो फिर आपने प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रभाव किस पर छोड़ेंगे, किसे दिखाने के लिए व्यक्तित्व का विकास करना चाहेंगे। अतः जीवन में सुख समृद्धि, उन्नति, मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा पाने के लिए आपको सामाजिक होना ही होगा। आध्यात्मिक पक्ष से तात्पर्य यह है कि हम अपने आप को पहचानें, अपने वास्तविक गुण, योग्यताओं, विशेषताओं व क्षमताओं से भी परिचित हो। इसके साथ साथ हम अपनी सभी दुर्बलताओं, कमियों और दोषों को भी जानें। यहाँ यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि आध्यात्मिक बिंदु व्यक्तित्व का आधारभूत बिंदु है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से अपना अवलोकन करते हैं तभी हमें अपनी असली तस्वीर दिखाई देती है। हमारे गुण एवं दोष दोनों सामने आ जाते हैं। जब हम अपने गुणों को जान जाते हैं तब हम अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगा पाने में सफल होते हैं। जब हम अपने दोषों को देखते हैं तो हमें उन दोषों से छुटकारा व मुक्ति पाने की योग्यता व क्षमता विकसित होती है। जब हम अपने गुण और दोषों को देखते हैं तब हम अपने दोषों से अपने आप को तुच्छ व छोटा महसूस नहीं करते, क्योंकि उस वक्त हम अपने गुणों व क्षमताओं को भी देखते हैं। इसी प्रकार जब हम अपने गुणों को देखते हैं तब अहम से भर नहीं जाते, क्योंकि उस वक्त हम अपने दोषों को भी देखते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में समता और संतुलन बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक विकास की भी आवश्यकता है। आध्यात्मिकता का एक और भी पहलू है। उस माध्यम से हम स्वयं को तो जान ही लेते हैं, उसी माध्यम से हमें ईश्वर की सत्ता का भी बोध होता है। हम में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है। श्रद्धा से विनम्रता उत्पन्न होती है और विश्वास से आत्मबल ऊंचा होता है। हम दूसरों के प्रति दया, करुणा, प्रेम, सहयोग आदि की भावनाओं से समृद्ध होते जाते हैं। इसी से हमारा भावात्मक पक्ष मजबूत होता है, जिससे व्यक्तित्व विकास में सहायता मिलती है। अतः व्यक्ति का आध्यात्मिक होना बेहद जरूरी है। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करता। उसे विश्वास है कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। अतः अत्याचार, अन्याय, छल, फरेब, धोखाधड़ी, अहिंसा और सदैव व्यभिचार आदि से वह दूर रहता है। मनुष्य जब इन दुर्गुणों से रहित होता है तभी उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। इन सारी बातों से सिद्ध होता है कि व्यक्तित्व विकास में आध्यात्मिकता की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व कैसे? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया में किस्म किस्म के व्यक्ति हैं। इनमें विकास की दृष्टि से देखा जाए तो जो व्यक्तित्व सामने आते हैं उनमें कुछ गुणों की खान है और कुछ अवगुणों के शिकार है। यदि हम व्यक्तित्व का मूल आधार गुण अवगुण को बनाए तो निम्नलिखित 4 प्रकार के व्यक्तित्व दिखाई देते हैं। अविकसित व्यक्तित्व, गुणों के प्रति सोया हुआ और अवगुणों के प्रति भी सोया हुआ। और सामाजिक व्यक्तित्व, गुणों के प्रति सोया हुआ पर अवगुणों के प्रति जगा हुआ। पतनोन्मुखी व्यक्तित्व, इसे हम विकासशील पर कमियों और बुराइयों से भरा व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। गुणों के प्रति जगा हुआ पर अवगुणों के प्रति लापरवाह व सोया हुआ। विकासशील व्यक्तित्व, गुणों के प्रति जागरूक व जगा हुआ और अवगुणों के प्रति सचेत और जगा हुआ। आइए अब इन सभी प्रकार के व्यक्तियों पर एक एक करके थोड़ा विस्तार से चर्चा करें। अविकसित व्यक्तित्व, गुणों के प्रति सोया हुआ और अवगुणों के प्रति भी सोया हुआ, यानी अबोध अज्ञानी। बच्चों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि वे दीन दुनिया से अनजान होते हैं। उन्हें दुनियादारी, अच्छे बुरे और ऊंच नीच का पता नहीं होता। जो जो आयु बढ़ती जाती है त्यों त्यों उनमें विकास होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्र के लिहाज से बड़े तो हो जाते हैं लेकिन वे जीवन के प्रति लापरवाह और सोए हुए होते हैं। उन्हें प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए गुण का कतई ज्ञान नहीं है, अतः वे मानवीय अवगुण के प्रति भी सचेत नहीं है। वे गुण अवगुण में अंतर करने की चेष्टा ही नहीं करते। कुछ लोग वे हैं जिन्हें मानसिक विकलांग भी कह सकते हैं। ऐसे लोग
दया के पात्र होते हैं, लेकिन उन्हें आप क्या कहेंगे जो देखने में भले चंगे हैं। ईश्वर ने जिन्हें बुद्धि भी दी है और मजबूत शरीर भी, लेकिन वे भी गुण अवगुण में फर्क न करके वस्तुवत जीवन जी रहे हैं। और सामाजिक व्यक्तित्व, गुणों के प्रति सोया हुआ पर अवगुणों के प्रति जगा हुआ इंसान, ऐसे लोग बड़ी अजीब मानसिकता के होते हैं। जैसे कि उपशीर्षक से ही जाहिर है, सामाजिक यानी जिनका समाज के प्रति कोई मोह नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। और जब समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं तो गुणों या अच्छाइयों से क्या वास्ता। ऐसे लोग असामाजिक कार्यों के प्रति एक प्रकार से मानसिक रूप से असमर्पित रहते हैं। चोरी, डाका, जेबतराशी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, आतंक फैलाना, अलगाववाद जैसे कार्यों के प्रति उनका रुझान होता है। ऐसे लोग अच्छी बातों और अच्छे गुणों से सदा घृणा करते हैं, दूर भागते हैं। अच्छी बातें वे सुनना ही नहीं चाहते, अच्छे गुण उन्हें बुरे लगते हैं। वे समाज को तोड़ने और उससे कमज़ोर करने का कार्य बड़े चाव से करते हैं, लेकिन जोड़ना उन्हें बुरा लगता है। आपने देखा होगा कि जो लोग समाज के साथ नहीं चलते, समाज उन्हें अपने से अलग कर देता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों का अपना एक अलग ही असामाजिक समाज होता है। पतनोन्मुखी व्यक्तित्व, इसे हम विकासशील पर कमियों और बुराइयों से भरा व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। यानी गुणों के प्रति जगा हुआ पर अवगुणों के प्रति लापरवाह व सोया हुआ। ऐसे लोगों को हम उन लोगों की श्रेणी में रख सकते हैं जो जीवन और जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह है, आलसी है, कमज़ोर है। ऐसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके पास बुद्धि की कमी नहीं होती, ज्ञान की कमी नहीं होती। आप उनकी बातें सुनेंगे तो कहेंगे कि बड़ा ज्ञानी है, लेकिन जब ऐसे लोग के जीवन में झांकेंगे तो पता चलेगा कि वे तो सिर्फ जुबान के ज्ञानी हैं। इसका कथनी और कल्पना में दिन रात का अंतर है। असल में तो यह आदमी एक नंबर का गैर जिम्मेदार, कर्तव्यों से मुंह मोड़ने वाला, आलसी और लापरवाह है। हालांकि यदि वह चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। कथनी और करने में तालमेल बैठा ले तो विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन वह मन से तो चाहता है कि कुछ करे, कुछ बने, लेकिन आलस व कुछ बुरी लतों ने उसे इतना कमज़ोर व लापरवाह बना दिया होता है कि वह कुछ करता ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें करके समय व्यतीत करता रहता है। उसे पता ही नहीं होता कि वह पतन की ओर जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद काम धंधा नहीं करते और नशे आदि में लिप्त रहते हैं। वे नशे की जहरीली दुनिया को ही अपना जीवन समझते हैं, इसलिए विकास की ओर ध्यान नहीं देते और अपने ही पतन के कार्य करते रहते हैं। विकासशील व्यक्तित्व, गुणों के प्रति जागरूक व जगा हुआ और अवगुणों के प्रति भी सचेत और जगा हुआ व्यक्ति। इस श्रेणी में वे विरले लोग आते हैं जो गुणों को स्वीकारने और उन्हें विकसित करने में विश्वास रखते हैं। सच में वे लोग जागे हुए होते हैं। जागने से मेरा तात्पर्य बाहरी तौर पर जागने से नहीं है। यहाँ जागने से मेरा मतलब है कि जो भीतर से जगा हुआ हो, जिसके अंतर्मन की आंखें खुली हुई हो। ऐसे व्यक्ति ही गुणों और अवगुणों में भेद कर पाते हैं। सोया हुआ तो कभी कभी अवगुणों को भी गुण समझ लेता है, लेकिन विकासशील व्यक्ति न स्वयं अवगुणों के पास भटकता है और न ही किसी प्रकार की बुराई या अवगुणों को अपने करीब आने देता है। ऐसे व्यक्ति निरंतर विकास की बातें सोचते हैं। ये लोग देश समाज के भले और उनके विकास की बातें ही नहीं करते, बल्कि सद्गुणों को विकसित करके उन्हें अमली जमा भी पहनाते हैं। ऐसे लोगों में महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, धीरू भाई अंबानी, अजीम प्रेमजी, जमशेदजी टाटा, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियों के नाम लिए जा सकते हैं। ऐसे ही लोगों को विकास पुरुष कहा जाता है। ऐसे ही लोग नए नए इतिहास रचकर अपना नाम अमर कर जाते हैं। मेरा विश्वास है कि आप भी ऐसे ही विकासशील व्यक्तित्व के स्वामी बनना चाहेंगे। दोस्तों, हमारे व्यक्तित्व विकास में जो सबसे बड़ी बाधा सामने आती है वह है हमारी निराशा और हताशा। अब सवाल यह उठता है कि
हमारे मन में निराशा कब आती है? इस प्रश्न का सीधा और सरल जवाब यह है कि जब हम केवल अंधकार के पक्ष को ही देखते हैं और प्रकाश होते हुए भी उसे देख नहीं पाते, तब हमारे मन में निराशा आती है। इस विषय पर अक्सर लोग मेरे द्वारा चलाए जाने वाले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम व सम्मेलनों में तरह तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने केवल अंधकार ही अंधकार हो? क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने उसकी समस्याओं का समाधान न हो? क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई हो? जहाँ तक मेरा विचार है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण या अवगुण दोनों ना हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में है जिसमें केवल अच्छाई ही अच्छाई है, अवगुण नाम मात्र भी नहीं, तो वह केवल परमपिता परमेश्वर का साक्षात रूप ही हो सकता है। मैं यह भी नहीं स्वीकारता कि दुनिया में किसी व्यक्ति के जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार हो और उसके जीवन में रोशनी की कोई किरण ही ना हो। जो लोग अपने जीवन को अंधकारमय समझते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि शांत दिमाग के साथ अपने जीवन की रोशनी स्वयं तलाशें। आपको अवश्य ही रोशनी की किरण दिखेगी। यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने गुणों के प्रति जाग जाएं और अपनी शक्तियों व समय का सही व अधिक से अधिक उपयोग करें, गुणों के विकास में लग जाएं, तो जीवन को सफल सुव्यवस्थित बनाने में अवश्य सफल हो जाएंगे। सफल व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आपको अपने गुणों के प्रति जागरूक होकर उसमें समय व शक्ति का ठीक प्रकार से समुचित नियोजन करना होगा और अवगुणों में लगे समय व शक्ति को हटाना होगा। इसके लिए आपको निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना ही होगा। स्वयं को जानना होगा। आपको अपनी सभी कमियों, बुराइयों, अच्छाइयों और विशेषताओं को पहचानना होगा। अपनी सभी कमियों व बुराइयों को खत्म करना होगा। अपनी सभी अच्छाइयों और विशेषताओं का और अधिक विकास करना होगा। अपनी सभी कमियों व बुराइयों को समाप्त करने के लिए गुणों व विशेषताओं को सही ढंग से प्रयोग करना होगा। अपने सभी गुणों, क्षमताओं और विशेषताओं को एक सही दिशा में लाकर प्रयोग करना व नियोजित करना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण। संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर अपने दृष्टिकोण से ही अपना मूल्यांकन दूसरों के आचार, व्यवहार और विचारों के अच्छे बुरे होने का निर्णय लेते हैं। जीवन में लोग उन्हीं चीज़ों को महत्व देते हैं जिन्हें वह स्वयं महत्वपूर्ण मानते हैं, अथवा जिस क्षेत्र में उनकी योग्यता अच्छी होती है उसी क्षेत्र को वे अच्छा मानते हैं। सच यह है कि जीवन में घटने वाली किसी भी घटना या परिस्थिति का अपना कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता। घटनाओं या परिस्थितियों को जिस दृष्टिकोण से हम आत्मसात करते हैं वही उसका मूल्य हो जाता है। इस संदर्भ में आगे चर्चा करने से पहले हमें दृष्टि और दृष्टिकोण का अंतर समझना होगा। आपकी दृष्टि जहाँ तक जाती है वह आपका दृष्टिकोण नहीं है, वह तो सिर्फ आपका देखना होता है। पर उसी चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं वह आपका दृष्टिकोण होता है। यदि आप अपने किसी कार्य को करने से पहले ही सफल होते हुए देखते हैं तो वह आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। वहीं अगर आप अपने किसी कार्य को करने से पहले ही असफल होते हुए देखते हैं या सोचते हैं तो वह आपका नकारात्मक दृष्टिकोण होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा आप सोचने व देखने का नज़रिया रखते हैं, ठीक वैसा ही आपके साथ घटित होता है। दरअसल आपकी सोच ही आपकी आंतरिक शक्ति बन जाती है। अच्छी सोच जहाँ सफलता दिलाने के लिए मजबूत आत्मबल प्रदान करती है, वहीं गलत सोच आपका आत्मबल कमज़ोर करती है। दरअसल आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको वह तस्वीर दिखाता है जिसे आप अपनी नज़रों से नहीं देख पाते। दरअसल महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका दृष्टिकोण आपके स्वविश्वास से बनता है। यदि आपको स्वयं पर भरोसा है तो आपका दृष्टिकोण भी सकारात्मक होगा। ऐसे में आप जो भी योजना बनाएंगे उसके एवज में आप अपने विश्वास के बल पर उस योजना को कामयाब होते पहले ही देख लेते हैं। धीरूभाई अंबानी ने दुबई में पेट्रोल पंप पर काम करते हुए एक सपना देखा, अपनी खुद की तेल कंपनी का। उन्हें स्वयं पर इतना विश्वास था कि रिलायंस रूपी विश्वविख्यात कंपनी की सफलता तस्वीर भी उनके सकारात्मक दृष्टिकोण ने दिखला दी। आज दुनिया
देख रही है विश्वास, मेहनत, लगन और सकारात्मक दृष्टिकोण का एक मिला जुला प्रभाव। आज रिलायंस पूरी दुनिया में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग भविष्य के विषय में सोचना बेकार का काम समझते हैं। दरअसल उनका अपना कोई दृष्टिकोण नहीं होता, भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं होती। उस पर पूरा यह कि हम आज में जी रहे हैं। आज जियो, आज खाओ पियो मौज करो, कल की जब कोई बात होगी तब देखेंगे। उनकी यही सोच उन्हें असफलता की ओर ले जाती है। ऐसे लोग जीवन में कभी कुछ नहीं बन पाते। वे कुएं के मेंढक की भांति आज नामक कुएं में डुबकियां मारते रहते हैं और कल नामक मीठे पानी वाली गंगा का कभी आनंद नहीं ले पाते। कड़वा सच यह है कि वे जानते ही नहीं कि इस आज में कल छिपा है। कल जिसे वे आज कहेंगे वही उनका भविष्य है। लेकिन विचारों की व्यापकता और सकारात्मक दृष्टिकोण न होने के कारण वे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। इस प्रकार के लोगों का व्यक्तित्व भी प्रभावशाली नहीं बन पाता। नायक वाले गुण, दूसरों को चुंबक की भांति अपनी ओर खींचने वाला, आकर्षित करने वाला आकर्षण उनमें पैदा ही नहीं हो पाता। दूसरों को सम्मोहित करने वाला आकर्षण कैसे पैदा हो, वे इस बात को जानने समझने की ज़रूरत ही नहीं समझते। आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे आपका उद्देश्य यह है कि निश्चित रूप से आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं। आपने पहला कदम बढ़ा ही लिया, यह सोचकर आगे बढ़ाया कि अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। अब दूसरा और महत्वपूर्ण कदम आपको यह उठाना है जिससे आपकी सोच के साथ साथ दृष्टिकोण भी सकारात्मक बन सके। जिस दिन आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बना लेंगे उस दिन आप पाएंगे कि आप में स्वतः कई प्रकार की असीम शक्तियों का विकास हो चुका है। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ चुका है। आपके चेहरे पर एक मनमोहक व प्रभावशाली चमक आ चुकी है। आपके माथे पर तेज आ गया है। आपकी बातों में वजन, चाल में अजब सी शान और विश्वास आ चुका है। आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि लोग खुद ब खुद आपसे आकर्षित होकर आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। जीवन का वटवृक्ष विचार शक्ति पर ही निर्भर करता है। आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही बन पाते हैं। जहाँ कोई एक सकारात्मक विचार आपको सुख समृद्धि के अथाह सागर तक ले जाता है तो वहीं कोई नकारात्मक विचार आपको अंधकार की गुमनामियों की खाई में धकेल देता है। साधु बनेंगे या शैतान, यह आपके विचार ही तय करते हैं। आप स्वयं ही अपने विचारों के अनुसार अपने चारों तरफ का वातावरण तैयार करते हैं। यदि आप अपने विचारों में सकारात्मकता ले आए तो आप शैतान को साधु में बदल सकते हैं। इस तरह देखेंगे कि आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। अगर आप में सुस्ती के साथ काम करने की आदत है तो समझे कि आप आज के समाज में कहीं टिक नहीं पाएंगे, वह हमेशा पिछड़े हुए कहलाएंगे। अपने अंदर हमेशा उत्साह व स्फूर्ति बनाए रखें ताकि अपने कार्यों को समय पर समाप्त कर सके और एक सफल व्यक्ति के तौर पर जान सके। स्वप्रबंधन। दोस्तों, यह केवल मेरा मानना ही नहीं है बल्कि समस्त मनोवैज्ञानिक भी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि स्वयं के द्वारा अपने व्यक्तित्व विकास के लिए स्वप्रबंधन अति आवश्यक है। स्वप्रबंधन से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और अपने जीवन को सफल बनाकर मनचाही सफलता भी पा सकता है। आज स्वप्रबंधन की महत्ता दुनिया के सभी बुद्धिजीवी व सफल लोग समझ रहे हैं। जिस जगह लोग अपने जीवन को स्वप्रबंधन के बिना जीते हैं वहाँ अक्सर अनर्थ ही घटित होता है। इसके नतीजे में दुख और समस्याएं बढ़ती है। स्वप्रबंधन का अर्थ है स्वयं का प्रबंधन करना और अपनी ज़रूरत के हिसाब से व्यवस्था बनाना, यानी आंतरिक जगत की भावनाओं, कल्पनाओं, चिंतन एवं इच्छाओं का बाहरी जगत से संबंध स्थापित करना। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र और समाज के साथ तालमेल और व्यवस्थापन करना। स्वप्रबंधन का मुख्य केंद्र बिंदु है स्वयं के प्रति जागरूकता। हजारों वर्षों से अध्यात्म का भी यही मूल सूत्र रहा है। स्वयं को जानो यानी स्वयं के प्रति जागरूक रहो। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वप्रबंधन किसी दूसरे पर नहीं बल्कि स्वयं पर आधारित है। इसके लिए मात्र भौतिक विकास ही पर्याप्त नहीं है बल्कि आध्यात्मिक
की भी जरूरत है। आज दुनिया भर में अच्छे व्यक्तित्व प्रबंधन के लिए भी आध्यात्मिक जागरण की जरूरत महसूस की जा रही है। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी विकास विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छे स्व प्रबंधन के लिए आत्मविश्वास एवं साहस के साथ साथ लचीलेपन की भी जरूरत है। अपने आप से परिचित होने की आवश्यकता है। अपने गुणों, क्षमताओं, योग्यताओं व विशेषताओं से परिचित होने के साथ साथ अपनी कमियों, त्रुटियों व अवगुणों से परिचित होने की भी आवश्यकता है। और इन सब के लिए सर्वाधिक आवश्यक है सदैव जागरूक रहकर अपना आत्मनिरीक्षण करते रहना। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि स्व प्रबंधन क्यों और कैसे करें। स्व प्रबंधन के लिए मुख्य केंद्रीय सूत्र है दिल और दिमाग का संतुलन। संत मुनियों का भी यही कहना है, रहो भीतर जाओ बाहर। यानी कि प्रभावपूर्ण स्व प्रबंधन का अर्थ है आंतरिक एवं सामाजिक गतिविधियों को जानना, समझना यानी स्व पहचान करना, फिर ज्ञान की दिशा में नियोजित करना। यहाँ स्वयं पहचान व ज्ञान का तात्पर्य है अपने आप से परिचित होना, जो हम वास्तविक है वही होना, अपनी विशिष्ट क्षमताओं का ज्ञान होना और सार्थक व मूल्यवान लक्ष्य का निर्माण कर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। यानी स्व पहचान करके ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक व सफल बना सकता है। सभी का बाहरी दुनिया में जीना अनिवार्य है, परंतु केवल बाहरी दुनिया में जीने से संतोष एवं शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। बाहरी एवं भीतरी दुनिया में तालमेल व सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। बाहरी दुनिया में जीते हुए भी हमें आंतरिक सुधार व अपने प्रति जागरूकता की आवश्यकता होती है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि स्व प्रबंधन से हम आंतरिक खुशी एवं सामाजिक अपेक्षाओं का कुशल तालमेल स्थापित करने में सफल होते हैं और ऐसे कार्यक्षेत्र का चयन करने में सक्षम होते हैं जो हमारी आंतरिक खुशी और बाहरी सामाजिक अपेक्षाओं की भी पूर्ति करता हो। स्वयं की पहचान करें। अब हमारे सामने समस्या यह आती है कि हम स्वयं की पहचान कैसे करें। किस तरह हम अपने गुणों और अवगुणों को जानें। किस तरह हम अपनी शक्तियों और समय का सही ढंग से प्रयोग करें। किस तरह हम अपने गुणों, क्षमताओं और विशेषताओं का विकास करें। किस तरह हम अपनी कमियों, बुराइयों और अवगुणों का परित्याग करें। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्वयं के गुण अवगुण की पहचान के लिए वैसे तो हमारे पास कई उपाय हो सकते हैं, पर इन्हें हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। अपने आप खुद का बार बार निरीक्षण व अवलोकन करना। विश्वसनीय, समझदार, गंभीर और सफल विशेषज्ञों से परामर्श करना। अपने आप खुद का बार बार निरीक्षण व अवलोकन करना। आत्मनिरीक्षण करना ही व्यक्तित्व विकास का पहला चरण है। इसे आप उस डॉक्टर के रूप में ले सकते हैं जो मृत शरीर का पोस्टमार्टम करता है, पर यहाँ पर शरीर भी आपका ही है और डॉक्टर भी आप स्वयं ही है। इसमें स्वयं का बार बार निरीक्षण व अवलोकन करना होता है। आत्मनिरीक्षण पद्धति में आपको प्रतिदिन इसका अभ्यास करना होता है। आत्मनिरीक्षण के भी दो रूप हैं। डायरी लेखन यानी डायरी में अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या का सही लेखा जोखा तैयार करना। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले मानसिक अवलोकन। सुबह के समय दिन भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा का अवलोकन, तो रात को सोने से पूर्व दिन भर में घटने वाली घटनाओं का आत्मनिरीक्षण। डायरी लेखन अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या का सही लेखा जोखा करना ही डायरी लेखन कहलाता है। इतिहास के पन्ने को उलटकर देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया की महान विभूतियों में से अनेक ने डायरी लेखन किया है। यही नहीं, उनसे दूसरों लोग भी प्रेरित होते रहे हैं और भविष्य में लाभान्वित होते रहेंगे। महात्मा गांधी जी भी प्रतिदिन डायरी लिखते थे। डायरी लेखन से और स्वयं तो लाभान्वित हुए ही अन्य हजारों लाखों लोगों को भी लाभान्वित किया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि दुनिया के ज़्यादातर सफल लोग डायरी लिखते रहे हैं। इस प्रक्रिया में उन्होंने प्रारंभ में बहुत सी परेशानियों व कठिनाइयों का सामना भी किया, पर कालांतर में वे सभी परेशानियाँ व कठिनाइयाँ स्वतः लुप्त हो गई। इससे वे सभी बहुत लाभान्वित तो हुए ही साथ उनका अनुभव भी निरंतर बढ़ता रहा। इस प्रक्रिया से उन्हें स्वयं को समझने में भी बहुत अधिक सहायता मिली। अब सवाल यह उठता है कि डायरी लेखन में किन किन बातों को विशेष रूप से लिखा जाए। तो विषय व तथ्य कुछ इस प्रकार से है। स्व विश्लेषण, स्व समीक्षा,
पर गुण विश्लेषण, दिन में घटी घटनाओं के प्रति अपना चिंतन, दिन में किए गए कार्यकलापों का विश्लेषण। उपरोक्त तथ्यों के लेखन व विश्लेषण से स्वयं के गुण दोषों को पहचानने में मदद मिलती है। मानसिक अवलोकन। दैनिक मानसिक अवलोकन से हमारा तात्पर्य यह है कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले यानी दिन भर में की गई समस्त क्रियाओं का क्रमिक स्मरण करना। मानसिक अवलोकन भी दो प्रकार के होते हैं, पुनरावलोकन और पूर्वावलोकन। पुनरावलोकन की प्रक्रिया में हम दिन भर में घटी सभी घटनाओं व क्रियाकलापों का सोने से पूर्व पुनः अवलोकन करते हैं। इससे हम अपनी सभी अच्छाइयों, गुणों, विशेषताओं, बुराइयों, कमियों व दोषों को जान पाने में सफल होते हैं। पूर्वावलोकन की प्रक्रिया में हम सुबह उठने के बाद दिन भर में की जाने वाली सभी घटनाओं व क्रियाकलापों का पूर्व स्मरण करते हैं। इस प्रक्रिया से हम अपने प्रति जागरूकता व सतर्कता का संकल्प जगा पाने में सक्षम होते हैं। विश्वसनीय, गंभीर, सफल, समझदार व विशेषज्ञों से परामर्श करना। विश्वसनीय व्यक्तियों में माता पिता, भाई बहन और परिजन आते हैं जो हमेशा हमारा भला और अच्छा ही सोचते हैं। ऐसे सभी विश्वसनीय व्यक्तियों से भी हम अपने बारे में पूछ सकते हैं। हमारे शिक्षक, अध्यापक व गुरुजन गंभीर होते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारे हित व भले की सोचते हैं, उनसे भी हम अपने बारे में पूछ सकते हैं। सफल, समझदार व विशेषज्ञों में हम उनको ले सकते हैं जो अपने अनुभव व ज्ञान की विशिष्टता द्वारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे सफल लोग कैसे सफल हुए, किस तरह से उन्होंने अपने गुणों का विकास व अवगुणों को दूर किया, कैसे उन्होंने अपनी असफलताओं को सफलता में बदला, कैसे उन्हें अपनी परेशानियों व मुसीबतों का मुकाबला किया। यह सब जानने को मिलेगा जिससे आपको अपना जीवन सुधारने व व्यवस्थित करने में बहुत आसानी होगी। मानव प्रशिक्षक व प्रेरक भी आपको अपने ज्ञान पर उपलब्ध परीक्षणों द्वारा आपके गुणों, अवगुणों और विशेषताओं, दुर्बलताओं से परिचित कराकर आपका उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपनी कार्यक्षमता का विकास करें। लोगों की कार्यक्षमता जांचने की दिशा में यदि आप सर्वेक्षण करें तो पाएंगे कि ज़्यादातर लोगों का कहना एक सा ही होगा कि वे पूरा दिन काम करते रहते हैं, फिर भी उनका कार्य पूरा नहीं हो पाता। उनका आधे से ज़्यादा कार्य हमेशा शेष रह जाता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को भी जानता हूँ जिनका कहना होता है कि पहले उनकी कार्यक्षमता बहुत शानदार होती थी। वे लोग अपने काम को बहुत जल्दी निपटा लिया करते थे। पहले उन लोगों के पास फाइलें कम होती थी, काम में मन लगता था और कार्य के प्रति एकाग्रता भी अच्छी बनी रहती थी, जिस कारण वे अपना काम समय से और सहजता से पूरा कर लेते थे। पर अब स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। आज वे जितना काम 3 दिन में निपटाते हैं, उतना काम पहले वो 1 दिन में निपटा देते थे। तरक्की के साथ साथ दूसरे बहुत से कार्य और जिम्मेदारियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में उनकी कार्यक्षमता और एकाग्रता में कमी आ रही है। कुछ लोग अपनी कार्यक्षमता की कमी के कारण को जान लेते हैं और इसका समाधान निकालने का प्रयत्न भी करते हैं। इसके विपरीत ज़्यादातर लोग कार्यक्षमता की कमी को नहीं जान पाते। उनका जीवन जैसा भी चल रहा होता है वैसा ही चलता रहता है। उनकी बेचैनी और परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। उन्हें चैन नहीं मिलता और रात को ठीक से सो भी नहीं पाते। अब सवाल यह उठता है कि अपनी कार्यक्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जाए और ऐसा क्या किया जाए जिससे हम अपने कार्यों को समय पर समाप्त कर सकें। मैं तो यही कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परेशानियों और तकलीफ़ों से बचने और सफलता प्राप्ति के लिए अपनी कार्यक्षमता का विकास करना सीखना होगा। मगर अफसोस की बात यह है कि आधुनिक युग में बौद्धिक क्षमता के विकास पर जितना ध्यान दिया जाता है, उसका 1% भी कार्य क्षमता के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसा कि सभी जानते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का पारिवारिक, सामाजिक व व्यावसायिक दायित्व भी बढ़ते जाते हैं। अगर आप इस विषय पर गौर करें तो पाएंगे कि जिस अनुपात में लोगों के दायित्व बढ़ते हैं, उस अनुपात में उनकी कार्यक्षमता नहीं बढ़ती। जवानी ढलने के साथ साथ उनकी शारीरिक व मानसिक शक्तियाँ भी ढलने लगती है। व्यक्ति जब बच्चा होता है तो उसके पास खेलने, कूदने, खाने पीने और पढ़ने लिखने के अलावा कोई दूसरी
विशेष जिम्मेदारियां नहीं होती। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद व्यक्ति का पहला दायित्व होता है स्वावलंबी बनने का, यानी अपने दायित्वों को समझना, अपने पैरों पर खड़े होना, अपनी पहचान बनाना। इसके बाद जब उसका विवाह हो जाता है तो उस पर परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी आ जाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, व्यक्ति के सामने नई नई समस्याएं, चुनौतियां, परेशानियां और कार्य आने लगते हैं। यदि उसने अपनी कार्य क्षमता का विकास ठीक तरह से कर लिया तो उसे अपने सभी कार्य बहुत ही सहज लगने लगते हैं। बहुत ही आसानी से अपनी सभी समस्याओं, चुनौतियों, परेशानियों और कार्यों का सामना करते हुए वह तेजी से आगे बढ़ता जाता है। दूसरी ओर कार्य क्षमता के विकास के अभाव में व्यक्ति चिंता, तनाव, क्रोध तथा बेचैनी जैसी समस्याओं से घिरता जाता है। परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को हमेशा परेशानियों से घिरा महसूस करता है। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित नहीं होगी तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या यह संभव है कि उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी? यकीनन नहीं। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के कार्य कौशल व क्षमता में अंतर आता है, और कार्य क्षमता का मुख्य आधार क्या है? दोस्तों, यहाँ मैं आपसे यह अवश्य कहना चाहूँगा कि आपके किसी भी कार्य का परिणाम आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। यदि आपकी कार्य क्षमता अधिक है तो आप कम से कम समय में सुंदर से सुंदर व अधिक से अधिक कार्य कर पाएंगे, जिससे आपकी उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। यदि आपकी कार्य क्षमता कम है तो अधिक समय लगाने पर भी आपको आपके कार्य का कुछ अच्छा परिणाम नहीं मिल पाएगा। आज के आधुनिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कार्य क्षमता बढ़ाना बेहद अहम है। विशेषज्ञ भी इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। मनुष्य की कार्य क्षमता मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती है: अपने कार्य क्षेत्र का नवीनतम ज्ञान एवं एकाग्रता। अपने कार्य क्षेत्र का नवीनतम ज्ञान। आप जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, कार्य क्षमता में विकास के लिए उस कार्य क्षेत्र को आपको नवीनतम ज्ञान अवश्य लेते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो आपको कंप्यूटर जगत के नित्य क्रियाकलापों के अलावा नवीनतम जानकारियां कर रखनी चाहिए। आप फिल्म निर्देशक हैं तो आपको फिल्म जगत से जुड़ी सभी नई तकनीकों की जानकारी रखनी चाहिए। यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपको अपने क्षेत्र में हो रहे नित्य नए नियमों व नीतिगत परिवर्तनों की जानकारी रखनी चाहिए। यदि आप एक डॉक्टर या सर्जन हैं तो आपको अपने पैसे से जुड़ी नई वैज्ञानिक तकनीकों और शोध की जानकारी लेते रहना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो वह दिन बहुत दूर नहीं जब आप अपने ही कार्यक्षेत्र में कोई सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और दूसरे से पिछड़ जाएंगे। परिणाम यह होगा कि आपकी कार्य क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी और एक दिन आपको असफल होकर बैठ जाना पड़ेगा। क्या आप ऐसा चाहेंगे? यकीनन नहीं। इसलिए आप जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित सभी नई जानकारियां अवश्य लेते रहिए। एकाग्रता किसी भी व्यक्ति के कार्य क्षमता के विकास का मूलभूत आधार है। मानसिक एकाग्रता, इसका जितना विकास करेंगे उतना ही आपकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। हम अपनी मानसिक एकाग्रता के आधार पर ही अपने किसी भी कार्य व उसकी कार्यप्रणाली को समझकर उसे आसानी से पूरा करते हैं। अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रबंधक, निर्देशक हो या कोई गृहिणी ही क्यों न हो, सबको अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए मानसिक एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है। इस विषय का ज्ञान तो लगभग सभी को होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके बावजूद अपने कार्यों को पूरा करने में उनके सामने समस्याएं आ जाती है। यदि आप में अपने कार्य के प्रति एकाग्रता नहीं है, साथ ही साथ यदि आपके मन में बेचैनी है, तनाव है, चिंता है, डर है, तो आपका मन आपके काम में कतई नहीं लग सकता। आपको अपने आसपास के तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो दफ्तर में काम करने के लिए तो अवश्य जाते हैं, पर उनका हमेशा यही कहना होता है कि उनका मन काम में लगता ही नहीं। दरअसल एकाग्रता के अभाव में उनके भीतरी मन में जो कुछ भी हो रहा होता है वह उनकी संपूर्ण कार्य क्षमता को नष्ट कर देता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी कि जिस व्यक्ति का मन टूट गया, जिसका मनोबल गिर गया,
जिस पर मानसिक परेशानियां हावी हो गई, समझो वह जो भी कार्य शुरू करेगा वह या तो उस कार्य को पूरा ही नहीं कर सकेगा, या फिर बीच में ही छोड़ देगा, या फिर वह अपने कार्य को ठीक प्रकार से करेगा ही नहीं। वह अपने दूसरे कार्यों से भी बचने की कोशिश करेगा। जहाँ मानसिक एकाग्रता में कमी आ जाती है, वहाँ ज्ञान व क्षमता होने के बावजूद कोई भी कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी कार्य करे उसमें पूरी मानसिक शक्ति लगा दे। यहाँ पर गौरतलब यह है कि ऐसा करने के लिए हमें मानसिक प्रशिक्षण की जरूरत होगी। दूसरे से द्वेष व ईर्ष्या रखने के बजाय यदि आप यह सोचें कि ऐसा क्या कारण है कि दूसरे आपसे ज़्यादा सफल हैं और आप उनकी तुलना में कम, ऐसे कौन से गुण उनमें हैं जो आप में नहीं है, ऐसी कौन सी योग्यताएं उनमें है जो आप में वही है, फिर अपने आप को उनके मुकाबले में तैयार करें।